दोस्तों, अगर आप अर्थशास्त्र में मांग के नियम का अपवाद को जानना चाहते हैं और मांग के नियम के अपवाद के कौन कौन से कारक हैं, ये दोनों ही प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप मेरा अंत तक देखते रहें ताकि मैं आपको मांग के नियम के अपवाद की प्रत्येक जानकारी दे सकूं। और दोस्तों, ये इसका सेकंड पार्ट है। इससे पहले मैंने मांग के नियम पर एक वीडियो डाला था बहुत पहले, उसे देखने से आपको ये सेकंड पार्ट समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप मेरी प्लेलिस्ट में उसको आप चेक कर सकते हो। और दोस्तों, मेरी प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो है इकोनॉमिक्स की, उन्हें देखना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और विक्की की पाठशाला को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मांग के नियम के अपवाद का अर्थ। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि मांग का नियम होता क्या है। बहुत ही सरल शब्दों में, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, मांग का नियम क्या है? मांग का नियम हमें बताता है कि एक वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा यानी क्वांटिटी डिमांड है। मांग का नियम हमें यह बताता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है तथा कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि बेसिकली हमें मांग का नियम ये बताता है कि कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी तथा कीमत घटने पर मांग बढ़ेगी। यानी मैं अगर सरल शब्दों में कहूं कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। विपरीत यानी ऋणात्मक संबंध। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और यदि एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, यानी विपरीत संबंध। और दोस्तों, इसी चीज को जो तोड़ दे, इस नियम को जो तोड़ दे, वही कहलाएगा दोस्तों मांग के नियम का अपवाद। तो आप समझ सकते हो दोस्तों। मैं आपको अभी इसके अर्थ को पढ़ता हूं और आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखें ताकि आपको पूरी तरीके से ये मांग का नियम समझ में आ सके। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं इसके अर्थ को। मांग के नियम का अपवाद का अर्थ, यानी मांग के नियम के अपवाद का अर्थ, हम इसके अर्थ को पढ़ते हैं। जो कारक मांग के नियम का अनुसरण नहीं करते हैं, अर्थात मांग के नियम को खंडित करते हैं यानी तोड़ते हैं, उन्हें मांग के नियम के अपवाद कहते हैं दोस्तों। यानी वो सभी कारक, वो सभी बातें जो इस मांग के नियम को तोड़ दे। किस मांग के नियम को? कि मैंने आपको बताया कि वस्तु की कीमत और उसकी मांग मात्रा के बीच में विपरीत संबंध पाया जाता है। जो भी इनको तोड़ दे वही दोस्तों मांग के नियम के अपवाद कहलाएंगे। क्योंकि आपको मांग के नियम का अपवाद तभी समझ में आएगा जब आपको मांग के नियम का अर्थ पता है। और अच्छी तरीके से अगर आप इसे जानना चाहते हो तो मेरा जो वीडियो मैंने डाल रखा है बहुत पहले, उस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। मेरा 17,000 से भी प्लस मेरे व्यू है उस पर, आप उसे जरूर देखें दोस्तों। और दोस्तों, अब हम इसके कारकों को जानते हैं कि मांग के नियम के अपवाद के मैंने यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए हैं, परंतु मैंने आपको एक बात समझा दी है कि मांग के नियम को जो तोड़े वो मांग के नियम का अपवाद है। बहुत ही सरल सी बात है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैंने दे रखा है कि मांग के नियम के अपवाद के कारक या उदाहरण। मैं एक 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है 12वीं कक्षा में कि मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, मांग के नियम के अपवाद को आप स्पष्ट कीजिए उदाहरणों के माध्यम से। तो दोस्तों, मांग के नियम के यहाँ पे मैंने उदाहरण दिए, तो मैं आपको 1 बाय 1 ये समझाता हूं कि मांग के नियम का अपवाद इन चारों कारकों से कैसे प्रभावित होता है। सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, गिफन पदार्थ। गिफन पदार्थ को दोस्तों हम घटिया वस्तु या निम्न कोटि की वस्तु भी कहते हैं, या आप इसे ये भी कह सकते हो कि सस्ती वस्तु। जितनी भी सस्ती वस्तु होती है उन्हें हम गिफन पदार्थ कहते हैं दोस्तों। वैसे तो एक साधारण जो वस्तु होती है उसके लिए अगर एक वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग घटती है तथा कीमत घटने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। मैंने यहाँ पे कहा दोस्तों साधारण वस्तु यानी सामान्य वस्तु। मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि गिफन पदार्थ। गिफन पदार्थ में इससे उल्टा होता है दोस्तों। गिफन पदार्थ में अगर इसकी कीमत बढ़ती है तो इसकी मांग बढ़ जाती है तथा कीमत घटने से इसकी मांग घट जाती है। ऐसा क्यों दोस्तों?
क्योंकि गिफन पदार्थ को मैं अगर और अच्छी तरीके से आपको समझाऊं तो मैं ऐसे अच्छी तरीके से समझा सकता हूं इसे कि गिफन पदार्थ क्या है। गिफन पदार्थ, ये जो गिफन पदार्थ है दोस्तों, ये दो चीजों से संबंधित होता है। एक उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की आय, और एक होता है दोस्तों वस्तु कीमत से। देखो दोस्तों, जो उपभोक्ता की आय है और जो कीमत है, कीमत के साथ इसका जो रिलेशन होता है वो होता है दोस्तों पॉजिटिव। यानी इसकी कीमत बढ़ती है, यानी गिफन पदार्थ की कीमत बढ़ती है तो इनकी मांग बढ़ती है, और यदि इनकी कीमत घटती है तो इनकी मांग घटती है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, मैं इसी बात को भी अगर आपको समझाऊं, आपने ये अक्सर देखा होगा कि बाजार में कुछ वस्तुएं बहुत ज्यादा घटिया होती है, तो दोस्तों अगर इनकी और कीमत गिरती है तो लोग बागों के दिल में ये शंका पैदा हो जाती है कि ये बहुत ज्यादा बेकार वस्तु तो नहीं है, इसलिए वो उसका उपभोग कम कर देते हैं। और यदि दोस्तों उसी घटिया वस्तु को अगर ज्यादा प्राइस कर दिया जाए तो लोग बाग ये मानते हैं कि अगर कीमत ज्यादा है तो वस्तु अच्छी होगी। इस वजह से दोस्तों ऐसा होता है कि गिफन पदार्थ का कीमत के साथ कैसा संबंध होता है दोस्तों, धनात्मक संबंध। जबकि मांग का नियम क्या कहता है कि कैसा संबंध होता है दोस्तों, मांग का नियम बताता है ऋणात्मक संबंध। तो दोस्तों यहां पे कीमत के साथ कैसा संबंध है, धनात्मक, यानी कीमत बढ़ने पर इसकी मांग बढ़ती है तथा कीमत घटने पर इसकी मांग घटती है। तो ये मांग के नियम का अपवाद हो गया। अब दोस्तों इस बात को भी समझते हैं कि ये उपभोक्ता की आय से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों इसका उपभोक्ता की आय के साथ ऋणात्मक संबंध होता है। जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वो इसकी मांग कम कर देता है। उपभोक्ता की आय यानी वाय बढ़ने पर इसकी जो हमारी डिमांड होती है वो कम हो जाती है। यदि उपभोक्ता की आय घटती है तो इसकी मांग बढ़ जाती है दोस्तों। ऐसा क्यों दोस्तों, देखिए दोस्तों, मान लीजिए आज आपकी सैलरी 10,000 है तो आप शक्तिमान के जूते पहन रहे हो, मान लीजिए शक्तिमान के जूते पहन रहे हो, और मान लीजिए जब आपकी सैलरी 10 लाख या 1 लाख रुपए हो जाती है तो आप एडिडास पहनोगे, नाइक पहनोगे। तो कीमत के साथ इसका ऋणात्मक संबंध होता है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वो गिफन पदार्थ को छोड़कर ब्रांडेड वस्तु की तरफ भागता है दोस्तों, और जैसे जैसे कीमत घटती है तो ब्रांडेड तो खरीदने लायक ही नहीं रहता है, तो उसे गिफन पदार्थ का मजबूरन सहारा लेना पड़ता है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको गिफन पदार्थ के बारे में जरूर समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम इसके दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट तो बहुत ही बड़ा इसका लॉजिक है, और इसके वजह से ही मैं मानता हूं दोस्तों मांग के नियम का खंडन होता है, यानी मांग के नियम को तोड़ देता है ये। अब ये क्या है, अज्ञानता। दोस्तों आप अच्छी तरीके से जानते हो कि बाजार में कितने प्रकार के नहाने के साबुन है, कितने प्रकार के ब्रश हैं, कितने प्रकार के कॉलगेट्स हैं, और कितने ही प्रकार के एक जैसी उपयोग में आने वाली वस्तु के 1000 ऑप्शन है। क्या आप सभी के पिछले प्राइस, यानी किसी वस्तु का पिछला प्राइस जानते ही नहीं हो। मान लीजिए मैं मार्केट गया और मैंने एक कोलगेट बोला, कोलगेट पहले था 60 रुपए का, अब वो मान लीजिए 40 रुपए का है, तो मैंने उसके दो नहीं खरीदे, मैंने एक ही खरीदा। जबकि कीमत घटने के कारण वस्तु की मांग बढ़नी चाहिए पर नहीं बढ़ी, क्योंकि मुझे पहले पता ही नहीं था, अज्ञानता। मैंने यही बात आपसे कहा, क्योंकि आज की डेट में कंपटीशन बहुत है दोस्तों, बहुत ही प्रकार की वस्तुएं, उन सभी प्रकार की वस्तुओं के पिछले प्राइस क्या थे ज्यादातर लोगों को नहीं पता, जिसके कारण वो कीमत बढ़ने या घटने पर भी अपनी समान इकाइयों का उपभोग करते रहते हैं। तो ये बात भी आपको समझ में आई होगी कि अज्ञानता भी मांग के नियम का एक अपवाद है, क्योंकि अज्ञानता के कारण एक उपभोक्ता वस्तु की कीमत बढ़ने पर भी उसकी ज्यादा इकाइयां खरीद लेता है और कीमत घटने पर भी उसकी कम इकाइयां ही खरीदता है। यानी क्यों ऐसा, क्योंकि उसको सभी प्रकार की वस्तुओं की कीमतें नहीं पता है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा तीसरा, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। ये क्या होता है दोस्तों, आपने एंटिक पीस सुने होंगे दोस्तों, आपने बड़ी बड़ी कहते हैं हॉलीवुड मूवियाँ या बॉलीवुड मूवियाँ देखी होगी, और उसमें देखा होगा कि हमने बड़ी सी हवेली होती है, उसमें एक शेर की खाल होती है, और मतलब एंटिक पीस, आप जानते हो एंटिक पीस जिसे हम स्टैचू भी कहते हैं, कि जो बड़े बड़े लोग अपने घरों में सजाते हैं डायल के लिए, यानी अपने पैसों की चमक दिखाने के लिए दोस्तों। ऐसी वस्तुओं को दोस्तों प्रतिष्ठा मतलब होता है इज्जत, और सूचक यानी इज्जत की सूचक, यानी जिनके घरों में ये पाई जाती है उनको
दोस्तों पैसे वाला व्यक्ति माना जाता है। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं क्या? प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में आप ये बात समझ सकते हो कि इनकी कीमत, इनका जो प्राइस है वो जितना इंक्रीज होगा इनकी डिमांड भी उतनी इंक्रीज होगी। क्यों? ऐसा क्यों दोस्तों? मैं इसका अगर आपको उत्तर दूं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही पैसे वाले लोग हैं। वो अगर मान लीजिए कोई खरगोश है, खरगोश का स्टैचू है, मान लीजिए वो 17वीं शताब्दी का है, अब ये बात पूरे शहर में फैल जाती है, तो हर एक पैसे वाला व्यक्ति उस स्टैचू को खरीदने की होड़ लग जाएगा। जब मांग बहुत ज्यादा होगी और पूर्ति पीछे से बहुत कम होगी तो उसके कारण उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी, जबकि उसकी मांग भी बढ़ जाएगी। तो यही चीज दोस्तों मांग के नियम का अपवाद है। प्रतिष्ठा सूचक मांग के नियम का अपवाद होती है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हो कि इनकी कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ जाती है तथा इनकी कीमत घटने पर इनकी मांग घट जाती है। और दोस्तों जब इनकी कीमत घटने लगती है तो लोग बागों का इन्हें खरीदने में इंटरेस्ट ही नहीं होता, जिसके कारण इनकी कीमत मांग घट जाती है दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा प्रतिपूरक वस्तुएं। अब दोस्तों प्रतिपूरक वस्तुएं क्या है? जैसे कार और पेट्रोल। दोस्तों कार और पेट्रोल कैसी वस्तुएं? प्रतिपूरक है, क्योंकि हम कार और पेट्रोल का एक साथ उपभोग करते हैं, यानी मिलाकर उपभोग करते हैं। प्रतिष्ठा सूचक प्रतिपूरक वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका हम एक साथ उपभोग करते हैं एक ही समय पर। सबसे मेन बात, जैसे कि हम बटर और जाम, बटर और ब्रेड, ये सब्जी और रोटी या सब्जी और चावल, इनका मिला के सेवन करते हैं, तो वह ऐसी वस्तुएं जिनका हम एक साथ सेवन करते हैं एक ही समय पर, वो हमारी क्या कहलाती हैं दोस्तों? प्रतिपूरक वस्तुएं। इस पर भी मैंने दोस्तों 3 पार्ट डाल रखे, प्रतिपूरक, प्रतिस्थापन और तिरछा कीमत प्रभाव, उसको भी देखना ना भूलें दोस्तों। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, क्योंकि आप इन वीडियो को देखोगे तो आपको काफी नॉलेज मिलेगी दोस्तों। प्रतिपूरक वस्तुएं, प्रतिपूरक वस्तुएं क्या होती हैं दोस्तों? मैंने आपको बता दिया। अब प्रतिपूरक वस्तुएं, अगर मैंने कार खरीद ली है तो पेट्रोल की कीमत बढ़े या घटे, मेरे पेट्रोल मुझे खरीदना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि मुझे कहीं लंबी यात्रा पे जाना है और सडनली पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया है, और वैसे भी आजकल भारत में बहुत प्राइस बढ़ रहा है दोस्तों पेट्रोल का, जिसके कारण दोस्तों मुझे लंबी यात्रा पे जाना है तो मुझे दोस्तों ज्यादा ही पेट्रोल खरीदना पड़ेगा। यानी मैंने पेट्रोल की मांग ज्यादा कर दी कीमत बढ़ने पर भी, तो मैंने मांग का नियम को तोड़ दिया। और दोस्तों अगर आपने कार खरीदी है तो पेट्रोल तो खरीदना ही पड़ेगा। यानी प्रतिपूरक वस्तुओं की एक मजबूरी होती है कि उसकी कीमत बढ़ने पर भी एक उपभोक्ता को उसकी मांग करनी ही पड़ती है, जो कि मांग के नियम का क्या है दोस्तों? अपवाद है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको मांग के नियम का अपवाद और मांग के नियम के अपवाद के कौन कौन से कारक है, ये दोनों ही बातें मैंने बहुत अच्छी तरीके से अगर आपको समझाई होगी। अगर दोस्तों मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और विकी की पाठशाला को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।